हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 34 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। तो पहले समझते हैं इसको अपन हिंदी के अंदर कि सोल्यूबिलिटी होती क्या है। सोल्यूबिलिटी होती है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिसोल्व कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। क्या डेफिनेशन हुई इसकी कि अपन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिसॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या हुई अपने पास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन given amount of solvent किसके ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसी क्या बोलेंगे, इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। तो अपने पास क्या डेफिनेशन हुई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉन एज सोल्युबिलिटी। अपन हम बात करते हैं कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि सोल्युबिलिटी जो है अपने पास, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर है अपना टेम्परेचर, और देखेंगे टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है वो आगे देखेंगे अपन। दूसरा फैक्टर है सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको अपन यही समझते हैं। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, तो अपने को पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है कि अगर पोलर सोल्यूट होगा अपने पास तो वो उसके अंदर क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट ही डिसॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट हुआ अपने पास तो उसके अंदर नॉन पोलर ही सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपने पास जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। सिंपल। अपन बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की कि सोल्युबिलिटी जो है अपने पास, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो ये तीन फैक्टर है जिसके ऊपर जो सोल्युबिलिटी वो डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड थर्ड फैक्टर क्या है अपने पास, प्रेशर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। केस फर्स्ट के अंदर अपन समझेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। ये समझते हैं अपन। अपने पास क्या प्रेजेंट है, सॉलिड सोल्यूट प्रेजेंट है और लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो मेरे पास यहां पे सॉलिड प्रेजेंट है, सोल्यूट जो कि जनरली कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और अपने पास लिक्विड प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। तो अगर सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मैं डिसॉल्व करता हूं तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, जिसके रिजल्टेंट क्या बनता है अपने पास, सोल्यूशन। फिर से बात करते हैं अपन, अगर मैं सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन, और जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अब ये जरूरी नहीं है कि अपने पास सॉलिड सोल्यूट कोई अपन जो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे उसे बोलेंगे डिसोल्यूशन। अपन यहाँ पे जो सोल्यूट अपने पास उसको सॉलिड ले सकते हैं, उसको लिक्विड ले सकते हैं, उसको गैस ले सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि अगर अपन सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो उसे ही बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये कंपलसरी नहीं है अपने पास सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड हो सकता है, सोल्यूट गैसियस हो सकता है। उसको अपन डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो उसको भी क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। बट अपन यहाँ क्या ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जिसके अंदर अपन सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, अपने पास सॉल्यूशन बन रहा है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डिसोल्यूशन। अपन अब बात करते हैं, जब मैंने सॉल्यूशन को कुछ दिन के लिए फ्रीज कर दिया तो मैंने देखा कि जो बीकर था उसके जो चारों तरफ सरफेस थी उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए, और जो प्रोसेस वहां हुई वो प्रोसेस थी क्रिस्टलाइजेशन,
और उसके रिजल्टेंट अपन ने सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट सेपरेट कर लिया, सिंपल। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जो क्रिस्टल थे वो उस बीकर के चारों सरफेस के ऊपर क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए, और अपन ने उस बीकर पे देखा, उसके सरफेस पे देखा, तो वहां पे क्रिस्टल प्रेजेंट थे, किसके? सॉलिड सॉल्यूट के। तो अपन ने उसको सेपरेट कर लिया विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं सिंपली, अपने पास क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब अपन सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट से क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं जब वो प्रेजेंट थे किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। तो उसे ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि अपन ने क्या करा? उस सॉल्यूशन को फ्रीज कर दिया कुछ दिन के लिए, और फ्रीज करने पर क्या हुआ कि जो बीकर था उसकी सरफेस के ऊपर क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए, और उस क्रिस्टल को मैंने सेपरेट कर लिया, और मुझे पता चला कि क्रिस्टल्स ये किसके हैं? सॉलिड सॉल्यूट के। तो मैंने क्या करा? विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस सॉल्यूशन को फ्रीज करके वहां पे सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट सेपरेट कर लिया। तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे अपन? क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करते हैं आगे, जो अपना फैक्टर है टेम्परेचर, उसके ऊपर सोलिबिलिटी कैसे डिपेंड करती है ये समझते हैं अपन। तो अपने पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। कि अपने पास टेम्परेचर के ऊपर सोलिबिलिटी जो है वो कैसे डिपेंड करती है। तो मैं बात करता हूं, जब प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, तब वहां क्या होगा? मुझे उस प्रोसेस के अंदर उस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं हीट देता हूं उस प्रोसेस को, तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगी, और क्या होगा? वहां पे जो सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे, और वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वहां पे क्या होगा? अपने पास सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब रिएक्शन या प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि अगर मैं वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो सोलिबिलिटी क्या होती है? अपने पास इंक्रीज होती है। और बात करते हैं जब प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक अपने पास, तो उसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है? अपने पास सोलिबिलिटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। मुझे पता है कि जब प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, तो जब प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक तो मुझे उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ हीट देनी पड़ती है। और हीट मैं कैसे दे रहा हूं? मैं सिंपली टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसको प्रोसेस को हीट मिल गई। अगर प्रोसेस को हीट मिल गई तो वहां पे क्या होगा? जो सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर डिसोल्व होना क्या हो जाएंगे? इनिशिएट हो जाएंगे, और उसी कारण क्या होगी? सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अपन हम बात करते जब केस होगा अपने पास एक्सोथर्मिक का, तो उस केस के अंदर क्या होगा अपने पास कि अपने को पता है कि जब प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक तो उसके अंदर फाइनली क्या होती है? हीट रिलीज होती है। इसका मतलब अपने पास जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर जो हीट है वो एलिमिनेट हो रही है। अगर मैंने इसको हीट दे दी, मतलब जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसको हीट मिल गई। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और उसको हीट मिल गई तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस के अंदर सोलिबिलिटी यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या? अपन देखते हैं कि जब प्रोसेस थी अपने पास एक्सोथर्मिक, तो उसके अंदर क्या हुआ कि प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हो रही थी। अगर मैंने उसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब उस प्रोसेस को हीट और मिल गई, ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही थी, और मैंने उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब उसको और हीट दे दी, तो वहां पे क्या हो गया? उस प्रोसेस के अंदर एक हर्डल पैदा हो गया। अगर उस प्रोसेस के अंदर अपने पास एक हर्डल पैदा हो गया तो उस हर्डल के दौरान वहां पे क्या होगा कि सोलिबिलिटी जो है अपने पास सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल। अपन अब बात करते हैं आगे। अपन अब बात करते हैं कि जो प्रेशर है, जो अपना थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर सोलिबिलिटी डिपेंड करती है, उसका क्या इफेक्ट होता है सॉलिड सोल्यूट के ऊपर और लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर। मुझे क्या पता है कि सॉलिड क्या होता है? हाईली इनकंप्रेसिबल, क्योंकि वो क्या होते हैं? फिक्स्ड इन शेप होते हैं। तो मुझे पता है कि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? फिक्स्ड इन शेप होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल है। और अपन बात करते हैं, अगर मैंने सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया और मैंने वहां पे उस बीकर के अंदर प्रेशर बढ़ा दिया, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है? इनकंप्रेसिबल, और दोनों की शेप क्या होती है? फिक्स है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड इज नेग्लिजिबल
as solids are highly incompressible. Simple. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर मैं क्या बोल सकता हूं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of a solid and liquid is negligible. क्योंकि मुझे पता है कि as solids are highly incompressible, तो अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास प्रेशर है उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सिर्फ उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैस के ऊपर होगा। क्योंकि मुझे पता है कि गैस जो होती है उसकी कोई भी यहां पे अपने पास पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इसीलिए उनको कंप्रेस जब करूंगा मैं, प्रेशर एक्सर्ट करूंगा जब अपने पास गैस प्रेजेंट होगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तब वहां पे क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अपन देखते हैं इसको केस नंबर सेकंड के अंदर कि अपने पास सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो अपन बात करते हैं अपने पास केस नंबर सेकंड जो है, वो केस नंबर सेकंड क्या है अपने पास, केस सेकंड है सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब अपन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों हुआ, जब अपने पास एक लिक्विड प्रेजेंट था बीकर के अंदर और अपन ने उसके अंदर क्या करा, कुछ गैस के मोल्स उसके ऊपर सरफेस के ऊपर डाल दिए और मैंने उस बीकर को क्लोज कर दिया, और जब मैं प्रेशर एक्सर्ट करता हूं बीकर के ऊपर एक पिस्टन से, तब क्या होगा, वो गैस के मोल्स जो प्रेजेंट थे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, अब वो क्या होगा, उस लिक्विड के अंदर अब मिक्स होने चालू हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे वो गैस के मोल्स क्या होने चालू हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर मिक्स। तो अगर वो लिक्विड के अंदर मिक्स होने चालू हो गए तो वहां पे क्या हो रही है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी, गैस की एक लिक्विड के अंदर। और यही क्या होता है अपने पास, हेनरीज लॉ, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एकदम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और देखेंगे कि हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे समझते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है, और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको यहां तक सोल्युबिलिटी समझ में आई है और ये समझ में आया कि सोल्युबिलिटी जो होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है और वो तीनों फैक्टर्स है, अगर आपको वो तीनों फैक्टर समझ में आए हैं, देन डोंट फॉरगेट to like this video, share this video, and if you are new at this channel, then don't forget to subscribe our channel and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.